भैया जी कहीं में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। किसान सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है। कृषि क्षेत्र में 3 सुधारवादी कानूनों के खिलाफ उसका कहना है कि ये कानून वापस होने चाहिए, लेकिन तमाम वार्ताओं का दौर चल रहा है। लेकिन अब बातचीत के लिए सरकार ने कई बार कहा, लेकिन अब उन्होंने कहा कि एक लॉजिक के साथ अगर बात हो तो हम बात कही जा सकती है, बात बन सकती है, तर्कों के साथ आए तो बात बन सकती है। अब सवाल यह है कि कहां पे पेंच फंसा हुआ है, या क्या कुछ है इस पूरे आंदोलन में जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। तमाम तरह के तर्क हैं, तमाम तरह के तर्क दिए जा सकते हैं और बहुत एक लंबे समय से तर्क दिए भी जा रहे हैं। आज जो मेहमान हैं उनसे पहले हम तारुफ करा देते हैं, आपका परिचय करा देते हैं, फिर बातचीत के सिलसिले को आगे एक एक करके सीधे जोड़ते रहेंगे। राधिका खेड़ा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राधिका। बादल देवनाथ हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ेंगे हमारे साथ, क्योंकि आज कुछ बातें बंगाल के लिए भी कही गई हैं और हम वहां भी रुख करेंगे। डॉक्टर अनुराग भदौरिया साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पेन चौधरी अध्यक्ष किसान शक्ति संघ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले भी हमारे साथ जब भैया जी कहीं के शो होते रहे, आउटडोर्स होते रहे कैनॉट प्लेस में, तो पुष्पेन चौधरी किसानों का पक्ष एक लंबे समय से रखते रहे हैं हमारे साथ, उनका भी स्वागत है। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर संगीत रागी साहब। विजय सरदाना साहब कृषि विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सरदाना साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले एक बाइट है जो सुन लेना चाहिए, और फिर क्योंकि राजनीति किस तरह से और तमाम सारी बातें आ रही हैं, उनको फिर चीजें बहुत साफ होती जाएंगी। एक तरफ कृषि की बातें हैं, एक तरफ राजनीति है, और बहुत साफ नजर आता है। ऐसा नहीं है कि वो समझ में नहीं आ रही, लोगों को साफ समझ में आ रही है। तो वो पहले ये बाइट सुन लेते हैं, उसके बाद सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुझे आज इस बात का अफसोस भी है कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सभी विचारधारा की सरकारें इससे जुड़ी हैं, लेकिन एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार, वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के, इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों से उनके राज्य के किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है, राज्य सरकार को 1 कौड़ी का खर्चा नहीं है, फिर भी वो पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। सवाल यह है कि किसानों के पैरोकार सब हैं, लेकिन प्रश्न यही उठता है कि अगर केंद्र सरकार पैसा देना चाहती है तो राज्य सरकार क्यों इस बात को लेकर हमादा है कि नहीं, हमें नहीं पैसा। देखिए, जब आरोग्य निधि वाला पैसा आया तो कई राज्य ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए, और उन्होंने एक पैरेलल व्यवस्था खड़ी करी और उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हमारे यहाँ ये व्यवस्था है और हम इसको लेकर चल रहे हैं। तर्क हो सकते हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है। बादल देवनाथ हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विशेषक हैं, बंगाल से जुड़ रहे हैं। दादा आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर आप यहाँ के, तो पंजाब और हरियाणा में जो किसान बैठे हैं उनको तो लेकर आप बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आपके बंगाल में किसानों को पैसा मिले, इसमें आपको कष्ट है, इसमें आपको परेशानी है। प्रतीक जी पहले बताइए आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आमी भालो, और बहुत बहुत ठीक हूँ मैं। थैंक यू सो मच दादा। ভালো আছে? हाँ एकदम। अच्छा ठीक बोले ना की इच्छा साहब। पहले तो मैं प्रतीक जी हर चैनल में मैं यही कह रहा हूँ, आपको भी मैं दादा मानता हूँ, बड़े भैया मानता हूँ मैं। देखिए प्रधानमंत्री जी जितना जो भी भाषण दिया आज ने, उन्होंने एक शब्द कहा है, मैं आपका सवाल में आ रहा हूँ, मैं 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। कहा कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वहां पर, वो लोग उनका किसान नहीं है। पूरे देश में जो पैसा आज के भेजा है वो लोग उनका किसान है। मुझे तो लानत आ रहा है
प्रधानमंत्री के ऊपर धिक्कार दे रहा हूं प्रधानमंत्री जी को। जी आप ऐसा शब्द कहना ठीक नहीं होगा। पूरा देश मैं आपको सबसे ज्यादा सम्मान देता हूँ एक नजरा सोशल के नाते, क्योंकि आपको मैं राजा मानता हूँ। मैं आपका प्रजा हूँ। आपको मैंने बार बार कहा जो आप वहां पर एक बार जाइए। आप वहां पर तो नहीं किया, पूरे देश को आप पैसा भेजा है, लेकिन क्रेडिट आप ले रहे हैं प्रधानमंत्री निधि किसान निधि के तरफ से आप क्रेडिट ले रहा है। लेकिन हम लोग जब आपको 1 महीने से पहले 2 महीने से पहले आपको जब कह रहे हो बादल देवनाथ, आप बड़े भाई कह रहे हैं, मुझे बड़े भाई होने के नाते ही सवाल कर दूंगा। घबरा रहे हैं क्या? राजनीति की सवाल पूछ रहा हूं मैं पॉलिटिकल लाइन पे आपने बोलना शुरू किया तो पॉलिटिकल लाइन पे मैं भी बोल देता हूं। आप घबरा रहे हैं क्या पश्चिम बंगाल में? आपको डर है क्या? मुझे खत्म करने दीजिए। पूरा देश देखता है आपका चैनल। हम लोग जब डिमांड किया फ्रीजर स्ट्रक्चर के अंदर, हम लोग बताया जो आप डायरेक्ट क्यों दे रहे हैं किसान को पैसा। आप सेंट्रल संयुक्त राष्ट्र काटा में फ्रीजर स्ट्रक्चर है, आप स्टेट को भेजिए। आप स्टेट को नहीं भेज रहे हैं आप पैसा, आप वो डायरेक्ट वहां पर किसान को पैसा दे रहा है। ये कौन सा नियम है? क्रेडिट आप खुद ले रहे हैं। और बंगाल के ममता बनर्जी को हर राज्य जब क्रेडिट लेगा उसका आपको परेशान आता है। मैं तो हर राज्यों से मैं यही डिमांड करूंगा, हर राज्यों से यही आवाज उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट क्यों पैसा देगा किसान को? क्यों राज्यों को हर राज्यों का जो स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके जो वित्त मंत्री है उन लोग के पास क्यों नहीं भेजा जाएगा? तो वहां पर वो नहीं कर रहा है, वो डायरेक्ट दे रहा है और किसान को अपमान कर रहा है। दिल्ली में 33-34 लोग मर गए, कितना ठंडा है, लेकिन वो जय नहीं जा रहा है। वो काला कानून को रद्द नहीं कर रहा है और वही पर किसान पे आप बताइए तो प्रतीक जी, जब जिस दिन आइन लेके आया, किसान आइन लेके आया, उसके बाद आलू का दाम कितना हुआ, प्याज का दाम कितना हुआ था? पूरा कोरोना का काल के पूरा लोग मर रहा है, किसके पास पैसा नहीं है, खाना भूखा मर रहा है लोग। और उस समय आलू का दाम कितना हुआ था? मुझे मालूम है कि आप ही ने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करी थी। मुझे मालूम है आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट। देखिए बहस बहुत लंबी है बादल देवनाथ। चुनाव होने हैं मुझे भी मालूम है, और चुनाव में क्या होता है मुझे भी मालूम है अच्छी तरह से। लेकिन अगर सवाल आप किसान के लिए आप जान निकाल के रखे हुए हैं, खड़े हुए हैं, तो मैं तो उनसे भी सवाल पूछूंगा। मैं पूछता हूं शाहनवाज जी से भी। लेकिन सवाल यह है कि आपको परेशानी है कि अगर किसान को पैसा मिल रहा है तो आपको इस पर शाहनवाज जी विल रिस्पॉन्ड। शाहनवाज जी आपका स्वागत है शो में। और मैं ये जानना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा उन पे लगता है कि उसमें भेद है। शाहनवाज जी। देखिए भैया जी, मैं तो बहुत दिन के बाद आपके कार्यक्रम में आया हूं। श्रीनगर से आप आ गए, मुझे पता चला। और जी और मैंने एक चीज ये देखा कि आपके कार्यक्रम में भाषा की मर्यादा नहीं टूटती है। और हो सकता है बादल देवनाथ जी की हिंदी या उर्दू शब्द का इन्होंने उपयोग किया। ये जो लानत शब्द है ना, कि लानत भेजता हूं प्रधानमंत्री को, इस तरह के शब्द अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए नहीं बोलना चाहिए दादा। आपको शब्द वापस लेना चाहिए। ये लानत भेजना, ये आप किसानों को के बारे में चर्चा कीजिए, अच्छे शब्दों में बहस हो सकती है। और भैया जी के शो में तो हरदम शब्दों का उपयोग ठीक हुआ है, तो मुझे इस पे बहुत एतराज़ है। दूसरी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने आज अटल जी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश के किसानों को एड्रेस किया है। और बहुत खुशी की बात है कि आज किसानों को 18,000 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में भी गए। बादल देवनाथ जी की दिक्कत यह है कि वहाँ बंगाल में जो भी योजना चलती है, मैं इसको गलत नहीं कह रहा, अगर मैं बोलूँ तो आप खुद ही भैया जी टोक देना, वहाँ पर कट मनी चलता है। यानी इनकी जितनी योजना है उसमें एक टीएमसी के वर्कर हैं जिनको कट मिलता है। और खुद ममता जी ने स्वीकार किया था कि हम ये कट मनी वापस कराएंगे। ये चाहते हैं कि पैसा इनको दे दिया जाए, उसमें से ये कट मनी ले लें। वहां पर जो अंत्येष्टि के लिए भी पैसा जाता है उसमें भी ये एम्बुलेंस हर चौक पे बना लेते हैं, उसमें भी कट मनी लेते हैं। तो ये बंगाल के अंदर दिक्कत है। इनको एतराज क्या है? कांग्रेस की भी जो सरकार है उसको एतराज नहीं है, कम्युनिस्ट की सरकार को एतराज नहीं है। अकेला राज बंगाल क्यों है, यही सवाल आपने पूछा। इस सवाल को ये टाल गए। आप अगर डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में पैसा जा रहा है, कोई अन्य राज्य को, जो हमारे विपक्षी राज्य हैं उनको एतराज नहीं है, तो सिर्फ कट मनी के लिए डायरेक्ट मिल जाए ताकि उसमें कुछ कमा लें आप। बंगाल में दिक्कत यह है कि हर योजना में पैसा ले लेते हैं आप। और
किसानों के अकाउंट में अगर वो पैसा नहीं गया तो उसके जिम्मेदार आप हैं, आपने उनका हक मारने का काम किया है। पश्चिम बंगाल के अंदर आज जो हालत है, सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना। दूसरी बात यह है, जो प्रधानमंत्री जी ने आज संबोधित किया किसानों को, किसानों से पूरी हमदर्दी है। जिस तरह की भाषा प्रधानमंत्री के लिए बोली गई, वहां पर आंदोलन में भी उसको भी उन्होंने कहा कि मैं उसको छोड़ता हूं, फिर भी विनम्रता से अपील करता हूं, आप किसी के शिकार मत होइए। जो लोग राजनीतिक तौर पर बीजेपी से या मोदी जी से नहीं जीत रहे हैं, वो किसानों के कंधे पर बैठकर अपनी राजनीति न चलाएं। राजनीति में मुकाबला करना, डायरेक्ट आइए। किसानों को ढाल बनाकर सिर्फ प्रधानमंत्री का अपमान करना, उनको गालियां देना, मेरा कहना है कि हम न मंडी खत्म हो रही है, न आढ़तियों की आढ़त खत्म हो रही है, न एमएसपी खत्म हो रही है। हम इसकी लिखित में गारंटी दे रहे हैं। फिर आंदोलन क्यों है? अगर कोई किसान उपज पैदा करता है और वो बाजार में अगर उसको ज्यादा दाम मिलता है, उसको एक ऑप्शन दे रहे हैं, तो ये किसान के हित में है। आप उसको विरोध में क्यों बता रहे हैं? मैं ये समझने को तैयार नहीं हूं कि ना एमएसपी ये क्या है, इस पर जवाब दे। राइट शाहनवाज, मैं आ रहा हूं दादा, आई एम कमिंग टू यू दादा, मैं आ रहा हूं। मैं दादा, आई विल गिव यू चांस दादा, आई विल गिव यू चांस दादा, यू हैव टू वेट दादा, दादा 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 दादा, आई विल लिसन यू दादा, आई विल गिव यू चांस दादा, यू हैव टू एक टू आप रुकिए, मैं आपको चांस दूंगा। सरकार दे रहा हूं दादा, नो दिस इज नॉट द वे दादा। दादा डिबेट का तरीका है ना, आप एक वैकल्पिक व्यवस्था देना चाहते हैं, आप एक मंडी चलती रहेगी, आप कहते हैं कि जो एमएसपी है वो चलती रहेगी, लेकिन इसके पैरेलल एक वैकल्पिक व्यवस्था देना चाहते हैं। मैं आऊंगा आपके पास, आ रहा हूं पुष्पेंद्र जी, लेकिन दादा को चांस देना चाहता हूं, वो क्लियर करना चाहते हैं कट मनी को लेकर। ऑफ कोर्स दादा 10 सेकंड है आपके पास कट मनी को लेकर, आप क्लियर करें। दीदी ने तो बोला था कि कट मनी लौटाएंगे। नहीं सावनाथ जी, मैं आपको आज से नहीं जानता हूँ, आपको याद है कि नहीं, मैं भाजपा में 20 साल कटा है, आपको बहुत दिन से मैं जानता हूँ, इंडिया गवर्नमेंट से पहले भी जानता हूँ मैं। लेकिन लानत का शब्द आप जानते हैं, लानत का शब्द बांग्ला में धिक्कार कहते हैं, हिंदी में भी धिक्कार कहते हैं। लानत का मतलब ये नहीं है प्रधानमंत्री को मैं अपमान किया, मैं उनको राजा मानता हूँ, मैं उनका पूजा हूँ, और आप ऐसे लानत को उल्टा बयानबाजी, उल्टा शब्द नहीं कीजिए। और तीसरा बात, आप जो काटमानी का बात किया है, आपने खुद बताया, आप लोगों ने जो भाग मुकुल राय के खिलाफ आप लोगों के सीबीआई का चार्ज चल रहा है, इंक्वायरी चल रहा है, शंकुदेव पांडे का इंक्वायरी चल रहा है, अर्जुन सिंह चल रहा है, नीतीश पांडा कौन है, क्या करता है नीतीश कुमार प्रामाणिक क्या करता है? वो तो माफिया है, मैं खुद कह रहा हूँ वो माफिया है। तो उन लोगों को क्यों नहीं बोल रहे आप? और आप खुद हम लोगों को क्यों कहते हैं? मैं फिर कह रहा हूँ सावनाथ जी, आप सम्मान है, आपको सम्मान देके मैं कहता हूँ, आप भद्रो है, आप अच्छे हैं, मैं खुद जानता हूँ मैं। और लेकिन सावनाथ जी, आज से नहीं, मैं बचपन से आपको जानता हूं मैं, लेकिन आप भूल गए मुझे। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये काटमानी का जो बात कर रहे हैं, जिन लोगों को आपने टीएमसी का प्रदेश कमेटी में भेजा है, वो लोग कौन है, पूरा इंक्वायरी ले लीजिए, तब पता चल जाएगा। वो जो शुभेंदु है, उनके खिलाफ क्या चर्चा है आएगा। लेकिन अभी कुछ आई विल कम टू यू। कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा मौजूद हैं। राधिका खेड़ा राधिका खेड़ा, देश में लोकतंत्र नहीं है, राहुल गांधी कहते हैं देश में लोकतंत्र नहीं है, किसानों के साथ धोखा हुआ है, कृषि कानून किसान विरोधी है, जब तक कानून वापस नहीं किसान नहीं हटेगा। यह फैसला तो किसान को लेने दीजिए ना कि किसान हटेगा या नहीं होगा। अगर सरकार चाहती है किसानों से बातचीत, और किसान अगर सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, तो उनको मौका देना चाहिए ना। और लोकतंत्र के बारे में आप कहते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है। राधिका खेड़ा जी। प्रतीक जी, सबसे पहले तो आज मोक्षदा एकादशी है, गीता जयंती। वाह। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में जो श्री कृष्ण जी ने कहा, उसी से शुरुआत करते हैं। उन्होंने कहा था, हे अर्जुन, अहंकार, बल और कामना के अधीन होकर प्राणी परमात्मा से ही द्वेष करने लगता है, क्योंकि अहंकार उसे जीत लेता है। अहंकारी पुरुष यह भूल जाता है कि परमात्मा स्वयं उसी में बसा है। जो परमात्मा के अस्तित्व को नकारने लगे, उसमें भी वही बसा है। अब ये गीता के श्लोक से हमने क्यों शुरुआत करी, और गीता के श्लोक की शुरुआत अहंकार से ही क्यों हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं मनुष्य ये भूल जाते हैं कि हमारा अहंकार जो है को पीड़ा पहुंचाने लगता है, तो वो
उस मनुष्य को परमात्मा से तो दूर करती है, लेकिन कितना कष्ट परमात्मा को दे रही होगी ये हम भूल जाते हैं। और बड़े बड़े महापुरुष भी ये कह गए हैं कि, और बात कई बार दोहराते हैं कि जो हमारा अहंकार होता है वो सिर्फ विनाश के प्रति पास लेकर जाता है। अब मैंने यहाँ पे अहंकार सीधे मुद्दे पे क्योंकि सीधे मुद्दे पे आते हैं। अब अहंकार की बात करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री से कांग्रेस पार्टी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती है कि प्रधानमंत्री जी अपना अहंकार छोड़िए। जो ठंड में ठुठुरते किसान बॉर्डर पे बताइए ना मुझे। नहीं राधिका, हमारे आपके बीच में तो कोई ईगो है नहीं, हमारे आपके बीच में तो कोई ईगो नहीं है। आपकी और जनता जो प्रोग्राम देख रही है उसके बीच में कोई ईगो नहीं है। शाहनवाज जी से भी कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, देवनाथ जी से और तमाम सारे पैनलिस्ट जो समाजवादी पार्टी और यहाँ पे विश्लेषक बैठे हैं उनसे किसी को कोई ईगो नहीं है। आप मुझे बताओ इस देश का, इस मुल्क का प्रधानमंत्री, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति बार बार ये बात कह रहा है कि लॉजिक के साथ बात कर लेते हैं ना, जहां जहां कौन सी चीजों पे दिक्कत है आप बताओ। तो कहां अहंकार है? अहंकार कहां नजर आ रहा? बताओ अहंकार कहां पे है प्रतीक जी? अहंकार यहाँ पे है जब देश का किसान राजधानी में अपनी सरकार से बात करने आना चाहता है, जो उसे हक संविधान से मिलता है, तो देश की गृह मंत्री के कहने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री राजमार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे खोद देते हैं, उन पे पानी बरसाते हैं और लाठी बरसाते हैं। ये किसका अहंकार बताता है? जब किसान बात करने आना चाहता है, और हम नहीं कहते कि संशोधन की जरूरत है और चेंजेस की जरूरत है बिल में। स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा कि 20 से 22 चेंजेस की जरूरत बिल के अंदर है। तो जो बिल अभी आया ही है और उसमें पहले ही 20-22, और उनके नेता भी कहते हैं अगर उसमें 20-22 चेंजेस की जरूरत है तो वो बिल ऐसा लेकर क्यों आए? और देश के इतिहास में प्रतीक जी पहली बार देखा कि 100 के करीब मार्शल्स राज्यसभा में लाए गए और हमारे सांसदों को वहां से भगाया गया क्योंकि प्रधानमंत्री जी को दिख रहा था कि वहां पे उनके पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है और बिल पास नहीं होगा, क्योंकि उनके खुद के साथी भी वहां पे विरोध कर रहे थे। लेकिन लोगों को, सांसदों को वहां पे मार्शल्स के बल से बाहर बिठा दिया गया और एक ध्वनि कर दी जी पास हो गया। ऐसे बिल पास नहीं होते। राधिका, और आज अगर मैं आप कहेंगी तो मैं ऐसे बिल आपके सामने रख दूंगा जिसपे कई कॉन्स्टिट्यूशनल उस पे चेंजेस और इस पे संशोधन हुए हैं। ये हम सब जानते हैं, ये राइट है और इस पे हो सकते हैं। अगर वो ये बात कहते हैं, हम कहते हैं इसको बात को आगे करना चाहिए ना, इसके आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं तो ये विनम्रता भी तो हो सकती है। सरकार कह रही है, ये सरकार की विनम्रता भी हो सकती है, और या मैं ये कह सकता हूं कि विपक्ष की ये ताकत भी हो सकती है कि सरकार को वो यहां तक ले आई। ये भी मैं कह सकता हूं, दोनों स्थितियों में मैं कह सकता हूं। प्रतीक जी, बहुत दुख होता है जब कोई और पार्टी के या कोई भी लोग हमारे प्रधानमंत्री जी को लानत भेजते हैं। जैसे अभी एक प्रवक्ता साहब ने कहा कि हम लानत देते हैं, बहुत दुख की बात है। लेकिन उससे ज्यादा दुख तब होता है जब हमारे किसान भाई बहनों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और चीन का एजेंट बोला जाता है, जिनके बच्चे सीमा में खड़े होकर गोली खाते हैं, और वो स्वयं प्रधानमंत्री के खुद पार्टी के मुख्यमंत्री हरियाणा के खट्टर साहब बोलते हैं। तब किसी को दुख नहीं होता। काश शाहनवाज साहब आपको तब भी दुख होता। मुझे बहुत दुख है और मैं इस बात के लिए विरोध भी करती हूँ कि प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे अपशब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन हमारे किसान ना खालिस्तानी है, ना पाकिस्तानी है, ना आतंकवादी है, और किसान भाई बहन तो बात करना चाहते थे। अगर वो यहाँ पे आके बैठ जाते प्रतीक जी रामलीला मैदान में। और अगर मैं आपको बताऊं अहंकार की, मैं फिर बात करूंगी, अहंकार किस बात का है? आज आपके पास कितने सांसद हैं? याद राधिका, किसान मर रहा है। राधिका, किसान परेशान है, मर रहा है, ठंड में है, और यहां पे हम बात कर रहे हैं ईगो की, अहंकार की। किसका अहंकार? कौन सा अहंकार? मैं राधिका आपको फैक्ट बताऊं। राधिका, यू जस्ट प्लीज लिसन मी। आपको एक फैक्ट मैं प्रोफेसर एक, क्योंकि इन्होंने बात छेड़ दी तो मुझे याद आ गई। मैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दौरा करता हूं, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं और कृषि विशेषज्ञ भी बैठे हैं, और वो दोनों लोग बैठे हैं, वो मेरी बात को खारिज कर देंगे। पंजाब के खेतों में सबसे ज्यादा काम करने वाला उत्तर प्रदेश और बिहार का ही किसान, छोटा किसान जिसके पास आधा बिस्वा जमीन होती है, वो काम करते हैं वहां पे। वो सबसे ज्यादा काम करते हैं। उनके बारे में किसको चिंता है और उनके बारे में किसने आवाज उठाई? जरा मुझे बताइएगा। किसी ने नहीं आवाज उठाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं पंजाब के किसान नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो आधा बिस्वा का किसान है उसके बारे में कौन कह रहा है, कौन बोल रहा है? और वो लोग उन किसानों के हां काम करते हैं। और मैं नहीं कहना चाहता, मैं घूमता हूं, मैं स्टूडियो में बैठ के करने वाला, एंकरिंग नहीं करने वाला शख्स हूं। मैं जानता हूं इस चीज को। प्रोफेसर, आई विल कम टू यू एंड देन शाहनवाज।
प्रोफेसर रागी, मैं आता हूं, राधिका आता हूं, प्रोफेसर मैं आपको, आई विल गिव यू चांस, प्रोफेसर रागी, प्रोफेसर रागी। देखिए प्रतीक जी, आपने बहुत ही गंभीर बात कही है, और मुझे लगता है कि ये जो कृषि के अंदर जो सुधार की बात की गई है, जो रिफॉर्म्स के लिए जो तीनों कानून आए हैं, वो इन सीमांत किसानों के लिए बहुत काम आएंगे। मैं ये आरोप तो नहीं लगा रहा कि बड़े किसान ने जानबूझ करके ऐसा किया है, लेकिन वो जब धरने पर बैठे हैं तो संभवतः उन्होंने पूरी कृषि व्यवस्था के अंदर जो सीमांत किसान हैं उनके दर्द को उन्होंने देखा नहीं है, और उनके दर्द की ओर वो संगीत रागी जी, बहुत साफगोई के साथ बोलूंगा, बहुत साफगोई के साथ बोलूंगा, अगर नहीं बोला तो यकीन मानिएगा भैया जी, कहीं का शो नहीं करता हूं मैं। नहीं, मैं खत्म कर लूं अपनी बात तो जरूर बोलिएगा। देखिए, इस पर बात आई कि खालिस्तानी बोला जा रहा है किसानों को। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी किसान को खालिस्तानी बोला जा रहा है, किसी भी किसान को आतंकवादी बोला जाए, किसी ने ऐसा नहीं कहा है। लेकिन हां, यदि उसी आंदोलन के अंतर्गत ऐसे तत्व आकर के उन्हीं नारों को जगह देंगे, उन्हीं नारों को आगे बढ़ाएंगे, क्या यह सच नहीं है कि किसान के इसी आंदोलन में उमर खालिद और शर्जिल इमाम के पक्ष में नारे लगे? क्या यही आंदोलन नहीं, ये किसानों का इनसे क्या लेना देना था साहब? ये वही लोग थे जो 370 पर भी विरोध कर रहे थे, बालाकोट स्ट्राइक पर भी सवाल कर रहे थे, और वो सारे लोग यदि इन सारे मुद्दों को लेकर के आएंगे तो उन पर सवाल करना क्या गलत है क्या? एक बात और मैं कहना चाहता हूं, देखिए, आज की राजनीति में कांग्रेस, वामपंथी और एक रैडिकल इस्लामिस्ट तत्व, ये तीनों एक साथ खड़े हो गए हैं। चौथी बात मैं कहना चाहूंगा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी का भाषण देख लीजिए लोकसभा के अंतर्गत, दीपेंद्र हुड्डा का 2012 का लोकसभा के अंदर का भाषण देख लीजिए, कपिल सिब्बल का 2012 का लोकसभा का, ये सारे तो यही बात कर रहे थे साहब। इनके कांग्रेस के मैनिफेस्टो में यही बात लिखी हुई थी। आज ये विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको, आप मुझे बता दीजिए पिछले 6 साल में अंदर कौन सा ऐसा चीज है जिस पर राहुल गांधी विरोध नहीं करते हैं? राहुल गांधी की दशा वही है जैसे आईटीओ पर हम एक देखते हैं, कोई आदमी अपना शर्ट फाड़ते हुए और चिल्लाते हुए हर बात को चिल्लाते जाएगा। मैं रोकना चाहूंगा दो सेकंड, ऐसी चीजों पर कोई तवज्जो देता है क्या? प्लीज तवज्जो देना चाहिए क्या? एक बात और आती है, राहुल गांधी रोज बोलते हैं अंबानी, अडानी, ये सारे। राधिका, मैं आपकी बात को कहता हूं, राधिका मैं आपकी बात को कहता हूं, राधिका मैं आपकी बात को कहता हूं, और निंदनीय है। राधिका, मैं बात आपकी कहता हूं, आपकी बात को बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं, क्योंकि आपकी ऑडियो थोड़े से डिस्टॉर्ट हो रही है। मैं बिल्कुल कहता हूं, मैं इंडोर्स नहीं करता, बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता, नहीं करता जो उनका ये वाक्य था, मैं बिल्कुल नहीं इंडोर्स करता। मैं बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता कि राहुल गांधी के बारे में ये बात कही, मैं बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता, लेकिन आपको पूरा राइट है। प्रोफेसर आगे अपनी बात कंप्लीट करें। देखिए कहा जाता है लोग अहंकार है। प्रधानमंत्री अपने इस पिछले 3 सप्ताह के अंदर हाथ जोड़ करके कई बार विनती कर रहे हैं। अहंकार उसका है कि जो कहे कि बात नहीं करेंगे। लोगों ने, इस देश ने अहंकार देखा है एक व्यक्ति का जो कैबिनेट के द्वारा पारित कानून को फाड़ करके रद्दी की टोकरी में फेंक देता है, जिसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसका कोई संवैधानिक उससे कुछ लेना देना नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी के युवराज पुत्र राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूं। राइट सर, मैंने टेक लिया। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, वो अहंकार की बात करते हैं। ऑफ कोर्स वो वही मैं बात कर रहा हूं जो बार बार अहंकार की बात आ रही है। डायरेक्ट एक अंतिम बात प्रतीक सर, आई विल कम टू यू। 10 सेकंड प्रोफेसर आई विल कम टू यू। एक बार भदौरिया, मैं अनुराग भदौरिया से होके आऊंगा। ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, देखिए आज जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे,
और आपके भी प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री, देश मतलब हमें आगे ना, देश के प्रधानमंत्री में देश से बाहर समझ, आपने मुझे पाकिस्तानी बना दिया क्या? नहीं नहीं, हिंदुस्तानी हूँ, बिल्कुल देश के हमने देश के प्रधानमंत्री बोला है, तो देश के प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे थे, और आज आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस पे भी बोल रहे थे, क्योंकि आपको पता ही। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप किसान सम्मान निधि की बात कर रहे थे, किसान के सम्मान की बात कर रहे थे, और आप आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी की बात कर रहे थे, तो शायद आप भूल गए कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, किसानों की आंख में आंसू आता था तो उनके आंख में आंसू आता था। आज उनकी आत्मा का, उनकी भावनाओं का अपमान किया भारतीय जनता पार्टी ने 3 कानून पास करके, और उनका मानना था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, शायद ये भूल गए। अनुराग भाषण नहीं, मुझे कारण बताइए, कहां एतराज है? अनुराग कारण बताइए, कारण बताइए, साफ वो कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अनुराग कारण बताओ। तो कैसे बोलूंगा? पॉइंट बताइए। दुनिया बोल रही थी, मुझे 30 सेकंड नहीं हुआ, आप चिल्लाने लग गए, तो क्यों? मैं चिल्लाता नहीं हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगर भाषण देंगे तो मैं तो रोकूंगा। 30 मिनट बाद तो आए, उसमें भी बोलने नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? पूरा चांस दूंगा। हमने कहा कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते थे कि जब रोटी बंधक हो जाती है तो समझो आदमी गुलाम हो चुका है। आप बार बार एमएसपी की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि एमएसपी हम आपको यहाँ भी, बाहर भी आराम से बेच सकते हो, आपको एमएसपी यहाँ पे मिल रही है मंडी में, बाहर भी आप खुले में बेचो, जहां भी बेचो। तो एक लाइन प्रधानमंत्री नहीं ऐड कर रहे थे बार बार, बाहर बेचो, अच्छी बात है, बाहर बेचेंगे, लेकिन उसमें हमारा एमएसपी तो फिक्स कर दीजिए कि बाहर बेचे। लेकिन इससे क्या बोल रहे हैं भदौरिया जी, आप किसानों से कहाँ मतलब समाजवादियों को? एमएसपी फिक्स कर देते तो क्या दिक्कत थी? कालाबाजारी के बारे में बोल देते कि आपने एसेंशियल कमोडिटी को, जो ये आटा, चावल, दाल, गेहूं, दाल, तिलहन, जो एसेंशियल कमोडिटी से हटा दिया, कालाबाजारी को आपने बढ़ावा दिया, इसके बारे में नहीं बोले, एकदम नहीं बोले, एक बार भी एकदम नहीं दिया। ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं भदौरिया जी, आप हिंदुस्तानी है, खालिस्तानी, ये गलत इल्जाम तराशी मत कीजिए। इनके बच्चे भी वहाँ बॉर्डर पे खड़े हैं। अरे कौन बोल रहा है पाकिस्तानी आपको? आप किसानों को भड़काना बंद कीजिए, बॉर्डर पे खड़े हैं, उनको किसानों को भड़काना बंद कीजिए। आप लोग, देश का अन्नदाता है, हमारा पेट भरता है, सालों से पेट भरता है, उसका अपमान कर रहे थे आप, लगातार अपमान करी भारतीय जनता पार्टी। हम किसानों से प्रेम करते हैं, किसानों की चिंता करते हैं। किसान का जो पैदावार है वो बाहर भी बेच सकता है, आपको क्यों एतराज है? आप चाहते हैं किसान संबल नहीं हो? दिल्ली के बॉर्डर पे, आपके दिल्ली के बॉर्डर पे 10 सब पूरे देश के किसानों से बात किया है, पूरे देश के किसान से बात किया। आप क्या समझते हैं कि पत्रचार कर रहे हैं? नहीं, आप क्या समझते हैं कि सिर्फ जो वहां पे बैठे हुए वही किसान है? जहाँ पे नहीं, 6% लोग हैं वो। ये गाड़ियां, हेलीकॉप्टर क्यों मिला मैं हुआ है? आपको कह रहा हूँ, बात चल रही है, अरे हेलीकॉप्टर उठाइए, उतर जाइए। अरे भदौरिया जी, आप सुनेंगे या उठाइए, बढ़िया, आप अपना प्रवचन दे रहे हैं सिर्फ? चले जाइए। मैं तो कह रहा हूँ कि हम देश के किसानों के हित में, समाजवादियों का क्या लेना देना किसानों से? आपका कोई लेना देना नहीं है। कर रहे हैं किसान की आत्मा को नहीं समझ पा रहे हैं, आप किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। अब आदरणीय अटल वाजपेयी जी का किसानों का अपमान कर रहे हैं। किसान तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल में बसते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनकी बहुत चिंता करते हैं। आप लोग सिर्फ बदनाम करते हैं, आप किसानों के कंधे पर राजनीति करना चाहते हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, मैं लौटता हूं आपके पास। एक वक्त थोड़ा एक्सीड कर गया, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं। दोनों एक्सपर्ट बैठे हैं किसानों पे, मैं उनके पास मुखातिब होऊंगा। कुछ सवाल उठाए गए हैं, इस पे जानना बेहद जरूरी है कि राजनीति और किसान कहां फंस रहे हैं पेच। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। स्वागत है, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे बगैर किसी लाग लपेट के। सीधे पुष्पेंद्र चौधरी जी के पास जाना चाहता हूं और वहां पे रखना चाहता हूं। बात एमएसपी पर है, बात इस बात को लेकर है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात को लेकर है। बहुत लंबी बहस भैया जी कहीं में भी हम करते रहे हैं और आप खुद इस पर बोलते रहे। गन्ने को लेकर बात कही गई, तुलना लोग करने लगे कि तमाम तरह से आप अगर देखिए कि गन्ने की जब बात होती है तो सरकार उसका रेट घोषित करती है और साथ में खरीद होती है, न्यूनतम उसका निर्धारित होता है। लेकिन तमाम जब गन्ने की बात करते हैं तो तमाम तरह से जो मिले हैं वो भी चिन्हित करती हैं, उस जमीन को देखती है, उसमें तमाम तरह के रसायन और तमाम तरह की चीजों की वो भी प्रोवाइड करती हैं किसानों को। और अच्छी फसल हो उससे गन्ने की जो मिलें उसके आसपास लगी होती है उससे भी फायदा होता है। गन्ने से अगर तमाम फसलों की तुलना करेंगे तो इसमें एक रेखा साफ नजर आती, स्पष्ट रूप से आती हुई दिखाई पड़ती है। मैं आपका एक आर्टिकल पढ़ रहा था और पुष्पेंद्र जी, उसमें ये तमाम चीजों का जिक्र था। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर गन्ने में संभव है तो बाकी फसलों में भी क्यों नहीं बात हो सकती है
और इस चीज को क्यों नहीं समझा जा सकता? पुष्पेंद्र जी। देखिए प्रतीक जी, धन्यवाद सबसे पहले आपके मंगल स्वास्थ्य की कामना करते हुए। थैंक यू। जो बात आज पीएम किसान योजना की उठी है उससे शुरुआत करूंगा। देखिए, मैंने सही के लिए को सही और गलत को गलत कहता आ रहा हूं लगातार आपके चैनल पर। पीएम किसान योजना के माध्यम से जो 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं वो इस देश के किसान का हक है और बंगाल सरकार को कोई हक नहीं जाता, कोई इख्तियार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि वो 6,000 रुपए उसके रोके। और आज तक यदि वो दे देते तो लगभग 10,000 रुपए प्रत्येक किसान को मिल जाते। तो इसको आप ना रोके, बल्कि आप छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाएं। छत्तीसगढ़ 30,000 रुपए अपनी तरफ से अलग से दे रहा है अपने किसानों को, और मध्य प्रदेश में 6,000 के ऊपर 4,000 रुपए और अपनी तरफ से दे रहे हैं। तो आप भी कह सकते हैं कि ठीक है, 6,000 रुपए वहां से आ रहे हैं केंद्र से, 5,000 रुपए वहां से आ रहे हैं, 12,000, हाँ हम 6,000 रुपए और दे रहे हैं। तो कम से कम एक बात आती कि आप उसके अधिकार को जो है समाप्त ना करके उसके पैसे को और बढ़ा करके दे रहे हैं। तो इसमें क्रेडिट की कोई ऐसी बात नहीं होती, पहली बात तो है ये। दूसरा, जो कृषि सुधारों के विषय में मेरा कंसिस्टेंट व्यू ये है कि कृषि सुधारों की मांग कृषि क्षेत्र के वैज्ञानिक हो, एक्सपर्ट हो, किसान नेता हो, सभी करते रहे हैं। लेकिन इसमें हमने केवल एक मांग रखी है कि भाई अगर आप बाहर भी खरीदें, जो मंडी के अंदर व्यवस्था है उसमें एमएसपी की व्यवस्था लागू रहती है। मंडी के बाहर जो व्यवस्था आपने दूसरा विकल्प दिया है, हमने उसका स्वागत किया है, लेकिन हमने ये भी साथ में कहा है कि भाई इसमें भी आप एमएसपी की व्यवस्था लागू कर दीजिए, यानी कि बाहर भी कोई खरीदे उसमें एमएसपी बाध्यकारी हो। इसका गणित भी मैंने समझाया है कि 30 लाख करोड़ की जो टोटल एग्रीकल्चर जीडीपी है उसमें से। पुष्पेंद्र जी एक बात बताइए, पुष्पेंद्र जी इसको बड़े रॉ तरीके से समझ लेते हैं, एक बड़ी रॉ तरीके से समझ लेते हैं। दूसरे कृषि वैज्ञानिक भी हमारे साथ ही बैठे हुए, वो हमको टोक देंगे, जहां मैं गलत होऊंगा वो मुझे बता देंगे। सारे लोग एक्सपर्ट है पैनल में। पुष्पेंद्र जी एक चीज बताइए, आप कोई व्यापारी आता, ऑफ कोर्स उसके पास भी व्यापारी है, वो आता है आपके पास, उसके लिए भी लॉ है, तमाम तरह की चीजें हैं। होर्डिंग वाली बात है वो मैं उस पर बात चर्चा कर लूंगा। आता है आपके पास और वो तय करता है गेहूं की फसल, और आप या मान लीजिए कोई आलू पे ही तय बात हो जाती है कि हम आलू पे आज आप इस बार आप आलू बोइए खेत पे और हम आपसे आलू जो है इस भाव में 4 रुपए भाव में ले लेंगे। तो आप 4 रुपए का भी प्रोडक्शन चाहते हैं, आप एमएसपी का भी प्रोडक्शन चाहते हैं, आप दोनों चीजें व्यवस्था चाहते हैं, दोनों, यानी आप इस तरह का भी व्यवस्था चाहते हैं कि हमको प्राइवेट वाला भी प्लेयर जो है उससे भी ये प्रोडक्शन मिले, प्लस हमको ये भी प्रोडक्शन मिले कि हम एमएसपी से नीचे ना जाने पाए। तो दोनों व्यवस्थाओं में आप चलना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि हमको ये अख्तियार हो कि हम कहीं भी जा सकें। हाँ, मैं इसमें थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि जो 30 लाख करोड़ की एग्रीकल्चर जीडीपी है उसमें से केवल 10 लाख करोड़ की वैल्यू ही है जो एमएसपी की फसलों की है। राइट। तो 20 लाख करोड़ रुपए की तो पहले ही एमएसपी की व्यवस्था से बाहर है फसलें, जिसमें आलू भी शामिल है, जो आपने आलू, प्याज और ये फल सब्जियां सारी चीजें, ठीक सही कहा आपने। अब 10 लाख करोड़ रुपए की जो एमएसपी की फसलें, उसमें से 3 लाख करोड़ के आसपास का माल खुद किसान अपने घर में कंज्यूम कर देते हैं, करता है। उसके बाद 3-3.5 लाख करोड़ रुपए का जो है इंक्लूडिंग गन्ना सरकारी रेट पर या एमएसपी पर सरकार खरीद लेती है। तो प्राइवेट सेक्टर मात्र 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का माल एमएसपी की फसलों की अगर मैं बात करूं तो खरीद रहा है, जिसके ऊपर हम कह रहे हैं कि यदि उसके ऊपर एमएसपी की बाध्यकारी बना दिया जाए तो वो 350-1,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त उसको खर्च करना पड़ेगा, जिसके मुकाबले में पिछले साल कॉर्पोरेट का 10% जो इनकम टैक्स कम हुआ था उसी की वजह से जो है 1.5 लाख करोड़ रुपए का लाभ हुआ है उसको। तो कम से कम जो है एक तो ये है। तो हमने बहुत बड़ी मांग नहीं रखी है, इसको किया जा सकता है। इसके 2-3 उदाहरण भी दे देता हूँ। मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं सर, मैं आता हूं। हमारे साथ जो विजय सरदाना जी भी मौजूद है, कृषि विशेषज्ञ। विजय जी, सवाल ये था कि मैं आ रहा हूं, दादा आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, बंगाल पे ही हूं, मैं आऊंगा, उस पर आऊंगा, चुनाव है वहां पे, मुझे मालूम है आपकी व्यग्रता है और इस बात को लेकर व्यग्र है कि पॉलिटिकल लाइन खींची जानी चाहिए, लेकिन सवाल जहां से शुरू हुआ था वहां तो आऊंगा। सरदाना साहब, इस बात को लेकर बड़ी जबरदस्त चर्चा है और लोग कहते भी हैं इस बात को कि सीमांत किसान जो है, जो पंजाब में हरियाणा में जाके गन्ने काटता है और जो फसलें काटता है, उसके लिए आपने क्या सुरक्षा, क्या व्यवस्था की, उसके लिए प्रोडक्शन में क्यों किए, और यह आंदोलन वहां तक क्यों नहीं पहुंचा? ये लोग कहने वाले तो ये भी कह देते हैं कि आंदोलन वहां तक क्यों नहीं पहुंचा, और बिहार का और उत्तर प्रदेश का किसान बाहर क्यों नहीं निकल के आया, मध्य प्रदेश का किसान निकल के इस तरह से बैठा क्यों नहीं, जबकि सबसे ज्यादा व्यवस्थाएं वहां चाहिए। ये आप भी भली बात परिचित है। सरदाना साहब। प्रतीक जी, एक
बात मैं अपनी एक शेर से शुरू करूंगा जिसमें आपको बहुत कुछ चीजें सामने दिखेंगी। इरशाद, बहुत 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 शुक्रिया। एक बैदिल हैदरी साहब का एक शेर है जी कि हम तुम में कल दूरी भी हो सकती है, वजह कोई मजबूरी भी हो सकती है। क्या बात है, वाह। और ये जो राजनीतिक मजबूरियां हैं ना, ये सच्चाई सामने नहीं लाने देती। चाहे कोई प्रवक्ता हो, सरकार कुछ भी करे, अपोजिशन को अपोज करना है क्योंकि राजनीतिक मजबूरियां हैं। अब आपने बात करी कि साहब वो जो छोटा किसान है, मार्जिनल फार्मर है, उसकी कोई सुध क्यों नहीं ले रहा। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं सर, और ये चर्चा 2 लाइन 5 लाइन में नहीं होगी। इनफैक्ट आपको एक पूरा एग्रीकल्चर बजट बनाना चाहिए, 3 घंटे की चर्चा करनी चाहिए। राइट सर। आज हम बात कर रहे हैं, मैं शुरू करता हूं कि इस देश में पैसा कहां से आता है। मेरे को 2 मिनट दीजिए। हम जितनी भी सब्सिडी, सपोर्ट, किसानों की हेल्प की बात करते हैं, वो एक ही रास्ता है पैसा आने का, वो है टैक्स पेयर का पैसा। कहीं पे भी पैसा और कोई आने का साधन नहीं है, ये तो आप मानते हैं सब। बिल्कुल। अगर इस देश में टोटल टैक्स इनकम 16.5 लाख करोड़ के आसपास है, आपको जो काम करना है आपको उसी में करना है। आप जितनी मर्जी डिमांड इकट्ठी कर लें, जितने मर्जी डिमांड की लिस्ट बना लें, आपकी लिमिट इस देश को चलाने की 16,50,000 करोड़ रुपए। अब आप ये कहिए कि साहब मैं सारा कुछ बंद कर देता हूं, ना मुझे डिफेंस चाहिए, ना एजुकेशन चाहिए, ना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ना हाईवे चाहिए। मान लीजिए अब हम बात करते हैं कि इस देश को चलाने के लिए क्या चाहिए और खेती में हम कितना पैसा लगा सकते हैं। पहला सवाल है ये है, अगर हम नहीं लगा सकते तो अल्टरनेट साधन हमें कैसे जनरेट करने हैं, हमें उस पर सोचना होगा। अब मैं आता हूं पहले आपके सवाल पे। सर आज आपके एफसीआई गोडाउन में 3-4 लाख करोड़ रुपए का माल क्या पड़ा है? गेहूं और चावल। क्या इस देश को इतना गेहूं, चावल और चीनी चाहिए जितना हम पैदा कर रहे हैं? नहीं चाहिए। हम क्यों पैदा कर रहे हैं? क्योंकि आज तक किसी ने सोचा नहीं कि हम क्यों पैदा कर रहे हैं। क्योंकि एफसीआई खरीदता है, टैक्स पेयर का पैसा मिलता है, आंख बंद करके लगाए जाओ। देश को जरूरत है? नहीं है। देश को क्या जरूरत है? तेल की। वो हम क्या कर रहे हैं? 70% खाने का तेल हम आयात कर रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि साहब खाने का तेल का आयात क्यों हो रहा है, प्रतीक जी? बाकी क्यों नहीं हो सकता? करवा रहे हैं। समस्या ये है हमारे सामने, यही चर्चा होनी चाहिए अनुराग, यही चर्चा होनी चाहिए अनुराग यही चर्चा होनी चाहिए। अरे आप सुनेंगे नहीं क्या? नहीं अनुराग, ये दिस इज नॉट द वे। अनुराग फिर यहाँ पे भूखे लोग क्यों मरते जब अनाज सड़ रहा है? अनाज को जरूरत नहीं है तो सरकार क्या कर रही है? सरकार क्यों नहीं देती जो भूखे मर रहे हैं? यहाँ पे देश भूखमरी के कगार पे क्यों है? आपको पता है कितने लोग भूखे मरते हैं इस देश के अंदर में? सरदार जी जरा बता दीजिए, आप कितने लोग भूखे मरते हैं देश के अंदर में? अनाज सड़ रहा है, अनाज की जरूरत नहीं है, गोदामों में सड़ रहा है, पड़ा हुआ है, तो क्यों नहीं सरकार निकाल के भूखों को देती जो भूखों से मौतें हो रही है लगातार? अनुराग जी, अंदाजा है आपको? अनुराग जी पूरी बात सुनेंगे, गलत बात पूरी बात सुनेंगे। पूरी बात आपको क्यों सिर्फ चिल्ला के अपनी बात रखने की आदत हो गई है। अनाज की जरूरत नहीं है तो इस देश अरे पूरी बात तो होने दो। आप राधिका वेट करना, शहनवाज भी वेट कर रहे हैं। गलत बात, शहनवाज जी वेट कर रहे हैं, राधिका लिख करके नहीं आते हैं, डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। आप पढ़ लिख करके आया कीजिए डिबेट को, आप पढ़ लिख करके नहीं आ रहे हैं। किसान 5 लाख किसान आत्महत्या क्यों किया? प्लीज ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए। सर आई एम रियली वेरी सॉरी, रियली वेरी सॉरी। आप प्लीज कंप्लीट करिए, रियली वेरी सॉरी। मैं आ रहा हूं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। आई एम रियली वेरी सॉरी। नहीं, वो अनुराग जी का एक स्टाइल है, इसलिए मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। हर आदमी का अपना एक स्टाइल। अरे भाई दूसरे भी कृषि वैज्ञानिक एक्सपर्ट बैठे हैं, वो भी तो सुन रहे हैं। पुष्पेंद्र जी बैठे ही तो है ना, वो इंतजार कर रहे हैं अपनी बात का। वो देंगे जवाब, मुझे मालूम है वो देंगे जवाब। उनके पास जवाब है। मेरा ये कहना है कि जब हमें पता है कि इस देश में जब कहा जाता है प्रधानमंत्री द्वारा कि एमएसपी जारी रहेगी, उसका बेसिक आधार यह है कि जब तक इस देश में गरीबी और भुखमरी है, फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से आपको परचेज करके जनता को खिलाना ही है। यह आपका संवैधानिक दायित्व है। इससे आप कोई सरकार नहीं भाग सकती, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। तो एमएसपी तब तक इस देश में जारी रहेगी जब तक गरीबी और भुखमरी रहेगी। तो इसलिए लोग ये जो कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, वो शायद देश की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को शायद नहीं जानते, पहली बात। अब रही बात कि जो सीमांत किसान है वो क्यों मर रहा है,
मैं एक बात कहता हूं सर, 56 साल से एफसीआई ने हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी से सामान खरीदा, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, किसान समृद्ध हो गए, आज उनकी आमदनी देश में सबसे ज्यादा है। बहुत अच्छी बात है। क्या अब वक्त नहीं है कि हम एफसीआई को डाइवर्ट करें उन गरीब एरिया के लिए, उन गरीब किसानों के लिए जो आज तक 56 साल से परेशान थे, उनको कोई सुध नहीं ले रहा था? क्या एफसीआई का मैंडेट बदलने का टाइम नहीं आ गया है कि सिर्फ गरीब किसानों से खरीदें? जो किसान संपन्न हो गए हैं, अब वो अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, अब वो अपनी जिम्मेवारी उठाएं या पूरी जिंदगी टैक्स पेयर के पैसे पे ही जिंदा रहने की आदत पड़ गई है और वो बात पैदा करना जिसकी देश में जरूरत नहीं है, आप उसकी जरूरत नहीं है, तो ये पूरी चर्चा को समग्र रूप से देखना पड़ेगा, तभी रास्ता निकलेगा। पीस मील में बात करेंगे तो रास्ता नहीं निकलेगा। किसानों की मदद करनी है तो टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको पुरस्कार मिलेगा 16,50,000 करोड़। अनुराग लेट्स टॉक लॉजिक के साथ। अनुराग लॉजिक सुनेंगे। एक लाइन बोलूंगा अनुराग ऑफ कोर्स। दादा मैं आपका दादा एक लाइन में हाँ बोलिए दादा बोलिए एक लाइन में मैं इनको कहना चाहता हूँ 2014 के बाद से 2020 तक भारत में कितना किसान आत्महत्या किया, मैं खुशी से कह सकता हूँ मेरे बंगाल में 10 साल में एक भी किसान आत्महत्या नहीं किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और ममता बनर्जी यहाँ पर कृषक बंधु लागू किया है यहाँ पर, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर जबरदस्ती। अनुराग आई विल गिव यू चांस। अनुराग आई विल गिव यू चांस। राधिका बहुत डिसिप्लिन रही है। राधिका शाहनवाज जी, राधिका पहले बोलेंगी। किसके पास पैसा जाएगा? दादा आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन। किसान जो है उन लोगों को पकड़ना ठीक है दादा, मैंने ले लिया दादा। डिवाइडेड है वहाँ 24 संगठन से हुए। ठीक है दादा, लिया सवाल। राधिका प्रतीक जी 1 मिनट चाहूंगी, 60 सेकंड में मैं आपको 6 मुद्दे ऐसे बताऊंगी। और आज की सफाई दिवस इसलिए कहूंगी क्योंकि अपराध जब बड़ा होता है तो सफाई भी ज्यादा देनी पड़ती है, और स्वयं मोदी जी आज वही कर रहे हैं। मोदी सरकार किसान सम्मान निधि का स्वांग रच रही है। और हम ये क्यों कहते हैं, आपको पता होगा कृषि जनगणना जो है 2015-16, ये हमारे आंकड़े नहीं है। प्रधानमंत्री जी बीच में मत बोलिए, किसान के लिए नहीं तो 24 साल से 40 साल का वहाँ पर आवेदन करना है पूरे देश। बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए। कृषि जनगणना 2015-16 और ये आंकड़े मोदी सरकार के दिए हुए हैं, उसमें कुल 14.64 किसान हैं जो 15.78 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती करते हैं। अब प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते हैं कि हम साल में 6,000 रुपए हर बैंक अकाउंट में किसान के डालेंगे, हर किसान के, और उनको ये पैसा मिलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि 2018-19 में कितना पैसा उन्होंने डाला? 88,000 करोड़। 88,000 करोड़ जो डलना चाहिए था उसकी बजाय सिर्फ 6,000 करोड़ डाला। क्यों 88,000 करोड़ नहीं डाला? जब आपने वादा किया था साल में एक बार 6,000 करोड़ हर किसान को दिया जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। 88,000 करोड़ और 6,000 करोड़ में बहुत फर्क है प्रतीक जी। फिर 2019-2020 की बात करते हैं, उसमें सिर्फ 49,196 करोड़ दिया। राइट मुझे लगता है कि ऑडियो डिस्टर्ब हो रही है। ऑडियो डिस्टर्ब हो रही है। मैं आता हूं आपके पास राधिका, मैं लौट के आता हूं। शाहनवाज जी को जवाब देना बिल्कुल ब्रेक के बाद। मैं आपको राधिका चांस दूंगा, बिल्कुल दूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर आ सकता हूं। भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। डिबेट की तरफ आगे बढ़ूं तो मेरे पास सोशल मीडिया के जरिए एक मैसेज, उन्होंने कहा कि जब बहस चल रही थी तो शाहनवाज जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के संदर्भ में कि उसका किसानों से क्या लेना देना। प्रतीक जी, आप जब अहंकार वाली बात थी तो सत्ता पक्ष से जुड़ी थी तो आप बोलने लगे, हालांकि वो बोलना नहीं लिखा, उन्होंने लिखा कि आप चिल्लाने लगे। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की बात आई तो आप चुप रहे। शाहनवाज जी को आपने बिल्कुल नहीं टोका कि वो किसानों से, जबकि मालूम होना चाहिए कि चरण सिंह जी के आशीर्वाद से समाजवादी आंदोलन खड़ा हुआ था, पार्टी बनी थी। शाहनवाज जी आप इसको क्लियर, ऑफ कोर्स मैं देता हूं। अरे सर मैं बोल दूं सर, मेरी ईमानदारी पे भी तो सर, मेरी ईमानदारी तो ये रोल्स रॉयस तो गलत बात हुई ना सर। अब समाजवादी किसान कहाँ रहे? अब ये तो बड़ी बड़ी मर्सिडीज पे चलने वाले लोग हैं। यहाँ कौन किसान है जरा बताइए? रोल्स रॉयस पे चलने वाले लोग हैं। आप देखिए, मेरे समाजवादी नहीं है, अब ये पूंजीवादी हैं। जिन्होंने लिखा उनके लिए मैं कह रहा हूँ, ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ी पे चलने वाले,
भदौरिया जी बड़ी बड़ी घोड़े पे चलने वाले, ये कहाँ है समाजवादी? अब मैं दोनों लोगों को चुप कराना चाहता हूँ, मैं दोनों लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। सर मैं शाहनवाज जी आप ही के पास आ रहा हूँ, शाहनवाज जी आई एम गिविंग यू टाइम, शाहनवाज जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, शाहनवाज जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ भाई, मैं प्लीज प्लीज मैं भदौरिया साहब की ऑडियो डाउन करेंगे, भदौरिया साहब की ऑडियो डाउन करेंगे, भदौरिया साहब की ऑडियो। भाई जो भी थे जिन्होंने भेजा था, शायद राघवेंद्र नाम है, लखनऊ से उन्होंने भेजा था, मैंने सुना था और शाहनवाज जी ने ये बात कही थी और मुझे लगता था कि जब चांस आएगा भदौरिया जी के पास, डॉक्टर भदौरिया के पास, तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे। और ये बात सच है कि उनका आशीर्वाद रहा और उनसे बड़ा नेता मतलब उसमें कोई नहीं। मैं मानता हूं चौधरी चरण सिंह का नाम को आपने उल्लेख किया, मैं बहुत सम्मान के साथ इस बात को कहता हूं, स्वीकार करता हूं। अब डॉक्टर शाहनवाज जी नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड, और मैं उसके बाद भदौरिया जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर शाहनवाज जी, मैं प्रतीक जी मैं भी अदब के साथ उस सोशल मीडिया पे रिस्पॉन्ड कर दूं कि वो चरण सिंह जी थे, सादगी के प्रतीक थे, और ये सही है कि वो समाजवादी पार्टी जो बनाई थी वो आज वो नहीं है, ये रोल्स राइस पे चलने वाले, मर्सिडीज पे चलने वाले लोग हैं। अब वो ज़माना बदल गया, अब वो समाजवादी जो आप समझ रहे हैं वो अब नहीं है, वो उनको जवाब दिया जिन्होंने आपको लिख कर भेजा है, मैंने ये कहा। दूसरी बात राधिका जी ने कहा किस्त के बारे में, उनको मालूम होना चाहिए कि ये छठी किस्त जारी हो चुकी है, पहले भी 17,000 करोड़ एक में होती है, और फिर जब बढ़ा तो जो पीएम किसान योजना में थोड़ा पता कर लीजिए, फरवरी 2019 में जारी की गई थी, फिर दूसरी 2 अप्रैल 2019 में जारी की गई, फिर अगस्त में जारी की गई, फिर जनवरी 2020 में जारी की, 1 अप्रैल 2020 में की गई, फिर 1 अगस्त को के बाद अब जारी की गई है। तो कम से कम जब भी आप इस तरह की राधिका जी जवाब दें तो आपके पास जानकारी रहनी चाहिए। ये मैंने पूरी किस्त आपको बता दी है, इसमें कब क्या जारी की गई, कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए इस बारे में। मैं जवाब मैं पूरा कर रहा हूँ, मैं पूरा बात पूरा कर ले दीजिए, मैं दे दूंगा जवाब, आपके पास आऊंगा। आज पहले सुनिए साहब, सर मैं एक समाजवादी परिवार में मैं उन परिवार से रहा हूं, मैं जानता हूं। पहले कर्पूरी ठाकुर की क्या थी, एक जोड़ा कपड़ा लेकर थे। अब आज के समाजवादियों में तब के समाजवादियों में बड़ा अंतर है। मैं अपमान नहीं करना चाहता किसी समाजवादी आंदोलन का, क्योंकि मैं जानता हूं वो फकीरी में जीते थे। कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया, ये सब ऐसे बड़े आदर्श लोग थे। आज समाजवादी पार्टी सिर्फ बयान देती है, सिर्फ भदौरिया जी आकर रोज प्रवक्ता के नाते यहाँ पर जोर जोर से बोलते हैं, न किसानों के बीच में जाते हैं न गरीबों के बीच में जाते हैं। आज गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, जिसने गरीबी जी है, जिसने फाका कशी की है, जिसको भूख मालूम है, वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए काम कर रहे हैं। आप सब मिलकर उनको गाली दे रहे हैं। वो दिन रात, एक इंसान जो दिन रात लगा है कि अपने मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए हम क्या काम करें, किसानों के लिए कैसे काम करें, किसानों की आमदनी के कैसे दुगुना करें। और सिर्फ आप पैमाना बना लें कि जो नरेंद्र मोदी जी कहेंगे उल्टा खड़ा कर लें, एक बूंद पानी अंदर नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी 1.5 घंटा समझाएं, आप सुनने को तैयार नहीं। आप कसम खाकर बैठे हैं कि जो मोदी जी कहेंगे दिन तो हम कहेंगे रात। ये नहीं होता आपके देश के प्रधानमंत्री। अनुराग एक मिनट, मैं पुष्पेन जी, मैं आपके पास एक बात के लेकर आऊंगा। पुष्पेन जी, एक बात प्रधानमंत्री ने कही, मैं आऊंगा, मैं आ रहा हूं अनुराग, मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू यू। पुष्पेन जी, एक बात कही है प्रधानमंत्री ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोनों लोगों से, मैं जो कृषि से संबंधित उनके लिए बात करना चाहता हूं। किसानों को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का अधिकार है। अब ये आप इस पॉइंट को लेकर आप उस बात पे कहेंगे, लेकिन वो जाएंगे कहां, न्यायालय में या फिर कहां पे रिडर्सल होगा? लेकिन प्रधानमंत्री साहब इस बात को कह रहे हैं किसानों को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का अधिकार है। हम इस पॉइंट पे दोनों किसानों विशेषज्ञ के पास आएंगे। नाउ अनुराग भदौरिया, देन कांग्रेस। अनुराग भदौरिया। मैं शहनवाज भाई से बोलना चाहता हूं। शहनवाज भाई, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, चैलेंज करता हूं, आप अपने गृह मंत्री जी के गांव का नाम बता दीजिए, नहीं बता पाएंगे। प्रधानमंत्री जी के गांव का नाम नहीं बता पाएंगे। राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर के गांव का नाम नहीं बता पाएंगे। कोई जानता भी नहीं, देश में कोई नहीं जानता है, लेकिन सैफई नाम सब जानते हैं, क्योंकि सैफई गांव है।
गांव में रहते हाँ, हैं, क्योंकि वहाँ खूब डांस होता था, वहाँ फिल्म स्टार आते थे, वहाँ रात भर डांस चलता था। भदौरिया जी, सफाई महोत्सव में पूरा मुंबई आता था, इसलिए जानते हैं लोग। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, उनके भी सफाई महोत्सव में ठुमके लगते थे, गाना होता था, मुंबई की पूरी फिल्म इंडस्ट्री आती थी। राधिका खेड़ा, राधिका खेड़ा, सफाई महोत्सव में क्या गाना बजाना होता था। राधिका खेड़ा, राधिका खेड़ा, फिर मैं पुष्पेंद्र जी आपके पास आना चाहता हूँ। राधिका खेड़ा, अरे वहाँ फिल्मी पार्टी होती थी। राधिका खेड़ा, प्लीज ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। राधिका खेड़ा, राधिका खेड़ा, राधिका खेड़ा, राधिका खेड़ा, राधिका, आर यू गेटिंग माय ऑडियो? पुष्पेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। किसानों को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का अधिकार है, ये बात प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं, और उसके बाद मैं इसी पे क्लैरिफिकेशन लूंगा विजय सटाना जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कॉन्ट्रैक्ट से भी कोई दिक्कत नहीं है प्रतीक जी। हमने केवल कॉन्ट्रैक्ट प्रावधान है वो बंगाली बंगाल है आगे तो। और दूसरी बात जो मैं सरदाना साहब कह रहे हैं टैक्स वाली, हमने भैया ये कहा है कि प्राइवेट सेक्टर पे एमएसपी लागू करनी है। सरकार जितना खरीद रही है उतना खरीदते रहे। अगर सरकार प्राइवेट सेक्टर से किसानों के पास पैसा आएगा तो उससे तो उसका टैक्स बढ़ेगा, सरकार का टैक्स बढ़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी में परचेजिंग पावर बढ़ेगी किसानों की, तो डिमांड बढ़ेगी और उससे टैक्स बढ़ेगा। तो इसमें टैक्स का कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स से कोई लेना देना नहीं है सरकार के, ये तो प्राइवेट सेक्टर को देना है। जी सदाना साहब, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का अधिकार है, उन्होंने कहा तो कॉन्ट्रैक्ट से तो मुझे भी रहने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, सेक्शन 11 में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका सेक्शन 11 बहुत साफ कहता है। मैं आपको पढ़ देता हूं ताकि दर्शकों को आसानी रहे उसको क्लैरिफाई करने में। एट एनी टाइम आफ्टर एंटरिंग इनटू फार्मिंग एग्रीमेंट द पार्टीज टू सच एग्रीमेंट मे विद म्यूचुअल कंसेंट अल्टर और टर्मिनेट सच एग्रीमेंट फॉर द रीजनेबल कॉज। अगर किसान को लगता है कि उसको जो कॉन्ट्रैक्ट में सही रेट नहीं मिल रहा है या कोई और कारण है, वो स्पॉन्सरर को बता सकता है, या तो स्पॉन्सरर उसकी बात मान लेगा कि ठीक है मैं आपको ज्यादा पैसे देता हूं क्योंकि बाजार की स्थिति बदली है, या किसान कहेगा भाई साहब मुझे पोसा नहीं रहा, मैं रद्द करना चाहता हूं और ये मेरा कारण है, उसको नोट करके वो रद्द कर सकता है। उसमें किसी को एतराज नहीं होगा। अगर डिस्प्यूट भी होता है तो किसान की इस बात को माना जाएगा क्योंकि किसान अपने हक की बात कर रहा है। तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो बात सही। अब बात आती है दूसरी, पुष्पेंद्र जी की एमएसपी की बात का जवाब दे दूं? हाँ दे दीजिए, एमएसपी का दे दीजिए जवाब, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। एमएसपी दे दीजिए। देखिए, पुष्पेंद्र जी का बार बार ये कहना है कि आप प्राइवेट सेक्टर को एमएसपी दे दीजिए, उनको मैंडेटरी कर दीजिए। देखिए, आप इस बात को समझिए कि आप सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, जब आप बाजार में बैठे होते हैं वहां इंटरनेशनल मार्केट भी होता है, डोमेस्टिक भी होता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको और आप उसका स्टडी करिएगा पुष्पेंद्र जी, कि जब से आपने A2+FL पे 50% लगाया है, हिंदुस्तान में इंपोर्ट कितना बढ़ गया। आप उस आंकड़े को ध्यान से देखिए। आपका एक्सपोर्ट कितना घट गया, आप उस आंकड़े को ध्यान से देखिए। और जहां तक बात है प्राइवेट सेक्टर की, तो देखिए मेरे को तो अगर मैं जिंदा रहा तो मैं किसान से माल खरीदूंगा। अगर मैं महंगा माल लेके माल बनाता हूं और अंतरराष्ट्रीय बाजार से माल सस्ता आ जाता है तो सबसे पहले मैं बंद होऊंगा। मैं अपने सर्वाइवल के लिए बिल्कुल कहीं पे भी जाऊंगा। राधिका क्लियर करिए। राधिका जी, प्रतीक जी, मैं शाहनवाज भाई साहब को फिर बता दूं, 2018 में जो किसान सम्मान निधि योजना रची गई थी उसमें उसके मुताबिक साल में 88,000 करोड़ दिए जाने चाहिए, लेकिन और ये सारे आप ही के आंकड़ों के हिसाब से मैं आज बता रही हूँ, 2018-19 में सिर्फ 6,005 करोड़ दिए गए, 2019-20 में सिर्फ 49,196 करोड़ दिए गए टोटल, और 2020-21 में सिर्फ 38,872 करोड़। ये सच्चाई है और ये स्वांग रचा गया है। और ये भी सच है कि मोदी सरकार ने किसान के फसल की बोनस को बंद कर दिया गया। 12 जून 2014, बहुत टाइम एक्सीड कर गया। राइट राधिका। शाहनवाज जी, मैं आपसे क्लैरिफिकेशन नहीं ले पाए, हालांकि आपने पहले भी इस बात के आंकड़े रखे थे, आपने पेपर भी दिखाए। वक्त आज सिर्फ इतना ही, आर पार की तैयारी।